Hello students, how are you? Welcome you again in chemistry class, and our today's topic is discovery of anode rays and discovery of proton. इनके बारे में आज हम हमारे इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम ऑलरेडी देख चुके हैं किस तरह से कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना था, इलेक्ट्रॉन का मास कितना था। इस वीडियो में हम वही सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन हम ये चीजें पढ़ेंगे एनोड रेज के लिए और प्रोटॉन के लिए। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज एंड प्रोटॉन। अब देखो, इसको समझने के लिए पहले थोड़ा सा मैं आपको वापस से फ्लैशबैक में लेकर के जाता हूं। आपने पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की गई और ये पता लगा लिया कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, और हमें पता है कि कोई भी एटम जो होता है, ठीक है, कोई भी एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उस पर जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी होता है। और अगर हमने ये फाइंड कर लिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, तो सर्टेनली देयर मस्ट बी सम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इन इट। इसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होना चाहिए। तो अब ये जो साइंटिस्ट थे, इनका आगे ये था कि इनको ये पता लगाना था कि अब इसमें ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या होता है, इसका मास कितना होता है और इस पर चार्ज कितना होता है। इसको फाइंड करने के लिए बहुत से एक्सपेरिमेंट किए गए, और इनमें से एक एक्सपेरिमेंट गोल्डस्टीन ने किया। गोल्डस्टीन 1886 में इसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इसने वापस से एक डिस्चार्ज ट्यूब को लिया, लेकिन इसको थोड़ा सा इसने चेंज किया। जो हमने पहले डिस्चार्ज ट्यूब देखी थी उससे थोड़ी ये डिफरेंट है। डिफरेंस क्या है आप देखिए इसमें, कि इसमें हमने कैथोड और एनोड पहले वाले की तरह ही लिया है, लेकिन इस बार जो हमने कैथोड लिया है वो परफोरेटेड है। परफोरेटेड मतलब विद होल्स, इसके अंदर होल्स बने हुए छोटे छोटे इस तरह से। यानी ये जो हमारे पास में कैथोड है इसको मैं यूं भी देख सकता हूं, और जब इसका हम सेक्शन लेते हैं, क्रॉस सेक्शन लेते हैं, तो वो इस तरह से परफोरेटेड फॉर्म में आपको दिखाई देता है। ओके, अब देखिए इसने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि यहां कुछ गैस को लिया, ठीक है, कैथोड और एनोड के बीच में एक गैस को लिया, सपोज हाइड्रोजन गैस को लिया, और हाइड्रोजन गैस को लेने के बाद में इसने यहां पर हाई वोल्टेज सोर्स को लगा दिया, और फिर जब इसमें करंट पास किया या हाई वोल्टेज करंट पास किया तो कुछ ऑब्जर्वेशन देखे गए, और इस ऑब्जर्वेशन में देखा गया कि इस बार ध्यान रखना, इस बार इस कैथोड के पीछे की तरफ, इस कैथोड के पीछे की तरफ एक ग्लो प्रोड्यूस हो रहा था। यहां पर जिंक सल्फाइड का लेयर बना रखा था। ये जो हमें दिख रहा है दिस पार्ट, यह जिंक सल्फाइड की लेयर थी। अब नेचुरल है, कोई भी व्यक्ति यही सोचेगा कि अगर यहां ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द रेज विच आर स्ट्राइकिंग टू इट। ये उसकी वजह से हो रहा है, उन रेज की वजह से हो रहा है जो इससे टकरा रही है। तो नेचुरल है, यहाँ ग्लो प्रोड्यूस होना मतलब यहां से जो रेज आ रही हैं वो यहां टकरा रही है। तो यानी आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि ये रेज जो है ये कहां से प्रोड्यूस हो रही है, एनोड से, और एनोड से प्रोड्यूस होकर के आगे जाकर के इन परफोरेटेड या इन होल्स में से पास होते हुए यहां आगे जाकर के स्ट्राइक कर रही है और यहां ग्लो प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि ये एनोड से प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए इन रेज का नाम उस समय क्या रख दिया गया, एनोड रेज रख दिया गया, कि एनोड की तरफ से प्रोड्यूस होने वाली रेज, ठीक है। फिर जब इस एक्सपेरिमेंट को और माइन्यूटली स्टडी किया गया, इसको और अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया गया, तो कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट सामने आए। और वो सरप्राइजिंग फैक्ट क्या थे, ये पता चला कि एक्चुअली में जिसे हम ये मान रहे थे कि जो एनोड की तरफ से रेज प्रोड्यूस हो रही हैं, वो एक्चुअली एनोड से प्रोड्यूस नहीं हो रही थी, ठीक है, मेरी बात को गौर से सुनना। वो एनोड से प्रोड्यूस नहीं हो रही थी। फिर ये प्रोड्यूस कहां से हो रही थी, फिर ये प्रोड्यूस कहां से और कैसे हो रही थी, ये चीज समझने वाली है। एक्चुअली हुआ क्या कि हमने यहां कोई पर्टिकुलर गैस ली, जैसे मैंने कहा कि यहां हमने हाइड्रोजन गैस ली, ठीक है, और जैसे ही हमने इसमें हाई वोल्टेज करंट पास किया, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर हम हाई वोल्टेज करंट डिस्चार्ज ट्यूब में प्रोड्यूस करते हैं तो कैथोड की तरफ से कैथोड रेज जनरेट होती हैं, ठीक है। तो यहां पर भी वही होगा कि जो कैथोड हमारे पास में है, यहां से कैथोड रेज जनरेट होंगी, एंड दीज कैथोड रेज ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ये कहां से कहां मूव करती हैं, कैथोड से एनोड की तरफ मूव करती हैं। अब जब ये कैथोड से एनोड की तरफ जाएंगी, ठीक है, समझना मेरी बात को, कैथोड से एनोड की तरफ जाएंगी, तो आपको क्या लगता है रास्ते में कुछ नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि जो हमने यहाँ गैस ली है तो वो गैस के पार्टिकल इसके रास्ते में है, और ये रेज उन गैस के पार्टिकल से स्ट्राइक करेंगी, उनसे जाकर के टकराएंगी। रिजल्टेंट क्या होगा? एज अ रिजल्ट
वहां पर ये जो गैस है दे विल गेट आयोनाइज्ड, ये गैस आयोनाइज हो जाएगी और जब ये कैथोड रेज स्ट्राइक कर रही हैं तो वो क्या करेंगी, उनमें से इलेक्ट्रॉन जनरेट करेंगी और इन गैस के पार्टिकल को पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट कर देंगी। ठीक है ना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये जो गैस के पार्टिकल हैं दे विल गेट पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये गैस के पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे क्योंकि उनमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन तो किस तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ ही जाएंगे। अब बात आती है उन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का क्या होगा। अब वो जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं क्योंकि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑब्वियसली दे विल अट्रैक्टेड बाय कैथोड विच इज नेगेटिवली चार्ज। तो वो सारे जो पार्टिकल्स हैं वो कहां अट्रैक्ट होंगे, इस तरफ अट्रैक्ट होंगे कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड नेगेटिवली चार्ज है। लेकिन यहां पर देखो हम देख रहे हैं कि जो एनोड का कैथोड का कुछ पार्ट है वो तो उसे रोक लेगा, लेकिन बीच में जो यहां पर परफोरेटेड फॉर्म में है, ये जो बीच में होल्स बने हुए हैं, यहां से तो कुछ जो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो आगे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है ना, तो जब वो आगे की तरफ मूव करेंगे यहां से और यहां आकर के आगे स्ट्राइक करेंगे इस जिंक सल्फाइड के ऊपर, तो यहां ग्लो प्रोड्यूस होगा। तो अब हमारे समझ में आया कि एक्चुअली में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कहां से जनरेट हुए। ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कहां से जनरेट हुए, कैथोड और एनोड के बीच में जो गैस फिल की हुई है उस गैस से प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है ना, एनोड से प्रोड्यूस नहीं हुए हैं। तो ये चीज बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये चीज मैंने यहां लिखा भी है कि एनोड रेज आर नॉट इमिटेड फ्रॉम एनोड। ठीक है, ध्यान रखना है, फ्रॉम एनोड बट फ्रॉम द स्पेस बिटवीन एनोड एंड कैथोड। एनोड और कैथोड के बीच में जो स्पेस है वहां से जनरेट होती है। इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ध्यान रखना कि ये जो एनोड रेज है ये कहां से जनरेट होती है, एनोड से, कैथोड से, या बीच में जो गैस फिल की हुई है वहां से। ठीक है, या इनमें से किसी में से भी नहीं। तो हमें पता है कहां से जनरेट होती है, कैथोड और एनोड के बीच में जो गैस फिल की हुई है वहां से जनरेट होती है। आगे चला जाए तो अब इसके बाद में हमें यह पता चल गया कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वाली एक रेज जो है वो एनोड कैथोड के बीच में जो गैस फिल की हुई है वहां से जनरेट हो रही है। अब इसके बाद क्या था, अब ये पता करना था कि ये जो पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स वाली जो रेज है एक्चुअली में इसके ऊपर इसका मास कितना है, इसका बिहेवियर कैसा है इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो वो सारे एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो हमने आपको ध्यान होगा कैथोड के लिए कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी की थी, कैथोड की प्रॉपर्टीज को फाइंड करने के लिए, कैथोड रेज की प्रॉपर्टी को फाइंड करने के लिए सिमिलर वही प्रॉपर्टीज हम यहां पर भी स्टडी करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जब अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया गया इन एनोड रेज के साथ में, जैसे इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा, तो ये पता लगा कि एक्चुअली ये जो एनोड रेज होती हैं ये क्या होती हैं कि एनोड रेज पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर के बनी होती हैं। दूसरा ये पता चला कि अगर इसके बीच में एक व्हील रख दिया जाए और इन रेज को आगे भेजा जाए तो वो व्हील जो है वो मूव करने लगता है, और मूव करता है तो इसका मतलब क्या है कि दे आर मेड अप ऑफ मेटीरियल। ठीक है, ये मेटीरियल पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है। ठीक है, जिनमें कुछ ना कुछ मास जरूर होगा। फिर उसके बाद तीसरा, अगर इसके रास्ते में किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो उसकी इमेज जस्ट पीछे बनती है, जो क्या प्रूव करता है, ये लाइन ये जो रेज है ये क्या करती है, ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती हैं। ठीक है ना, ये इनकी प्रॉपर्टीज है, ध्यान रखना। ठीक है, और इसके अलावा इनके ऊपर चार्ज क्या होता है, इसको देखा कि जब इलेक्ट्रिकल फील्ड में बता ही दिया अपन ने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो अब देखो इसके लिए एक डेफिनेशन आ जाती है कि अब अगर हम प्रोटॉन को डिफाइन करना चाहें कि प्रोटॉन किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि एक्चुअली में एनोड रेज आर मेड अप ऑफ मेटीरियल पार्टिकल विच हैव सम मास एंड पॉजिटिव चार्ज। These positive charge particles are called proton. इन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को ही हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। खास करके हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के सेंस में इसको अच्छी तरह डिफाइन किया जा सकता है। एक बार समझना इसे। देखिए हाइड्रोजन जो है हमें पता है इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज। अब अगर मैं हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन को मूव कर देता हूं तो H+ बनता है। अब मुझे बताओ H+ में क्या है, ओनली 1 प्रोटॉन। ठीक है, विच इज पॉजिटिवली चार्ज। तो इसका मतलब एक प्रोटॉन ही तो हाइड्रोजन है, H+ आयन है, या H+ आयन ही तो प्रोटॉन है, H+ आयन ही तो क्या है, प्रोटॉन है।
अच्छा, इसके बाद देखो, अगर हम डिफरेंट गैसेस लेते हैं, अलग अलग गैस लेते हैं, तो उसके लिए ध्यान रखना हमारे पास जो उस पे चार्ज आएगा, उन पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज आएगा वो प्रोटॉन के चार्ज के मल्टीपल में आएगा। ठीक है ना, प्रोटॉन के चार्ज के मल्टीपल में आएगा। और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, ध्यान रखना, वो चार्ज, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है। बस फर्क किसका है? साइन का है, कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, बट दोनों का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है ना, ये इनमें चार्ज होता है, जो मैंने यहां लिख दिया है। ठीक है ना, कि द एनोड रेज आर कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। और ये भी ध्यान रखना, जिस तरह से हमने पढ़ा था कि मिलिकन ने अपना ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था इलेक्ट्रॉन पर चार्ज फाइंड करने के लिए, इसी तरह से एक्सपेरिमेंट किए गए इन प्रोटॉन के ऊपर भी चार्ज फाइंड करने के लिए। उसके बाद एक E/m हमने पढ़ा था, आपको ध्यान हो तो, थॉमसन का एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें उसने E/m की वैल्यू फाइंड की थी इलेक्ट्रॉन के लिए। और अगर वही चीज हम प्रोटॉन के लिए फाइंड करते हैं, E/m की वैल्यू प्रोटॉन के लिए फाइंड करते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो थोड़ी डिफरेंट आती है। ध्यान रखना, एक्सपेरिमेंट वही रहेगा, बट जो वैल्यू है इट विल बी 9.58 इंटू 10⁻⁴ कूलाम पर ग्राम। ये प्रोटॉन के लिए E/m की वैल्यू है। और आपको ध्यान होगा, हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हमारे पास E की वैल्यू है और E/m की वैल्यू है, तो अगर इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास उसके मास की वैल्यू आ जाती है। तो सिमिलरली, जैसे हमने प्रोटॉन के लिए E फाइंड किया 1.602 इंटू 10⁻⁻19 और E/m फाइंड किया 9.58 इंटू 10⁻⁴, और इन दोनों को जब डिवाइड किया तो हमारे पास में जो वैल्यू आई है वो है 1.67 इंटू 10⁻24, एंड दैट इज द मास ऑफ प्रोटॉन। और ये प्रोटॉन का मास है। और एक और बहुत बढ़िया बात देखो, ये प्रोटॉन का मास तो है ही है, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना कि प्रोटॉन ही, मैंने कहा था, H+ आयन होता है। ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद मास में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। तो ध्यान रखना, प्रोटॉन का मास हाइड्रोजन मास के लगभग इक्वल होता है। ठीक है ना, अगर आपसे कोई पूछे कि हाइड्रोजन का मास कितना है, तो आप प्रोटॉन का मास लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन ही होता है। ठीक है ना, और H+ तो एक्यूरेट उसी के इक्वल होता है। अगर हमारे पास H+ आयन है तो उसका मास एक्यूरेट उसी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आई थिंक आपको समझ में आ गई है कि किस तरह से एनोड रेस जिन पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, जिन्हें हम प्रोटॉन कहते हैं, उनकी डिस्कवरी की गई। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, देखो आपको ध्यान होगा, हमने E/m की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए भी फाइंड की थी, और E/m की वैल्यू हम प्रोटॉन के लिए भी फाइंड कर रहे हैं। तो एक चीज ध्यान रखें कि जो E/m की वैल्यू जब हम इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो एक यूनिवर्सल पार्टिकल है, इसकी वैल्यू आप कहीं पे भी एक्सपेरिमेंट करें तो वहां पर E/m की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए हमेशा कांस्टेंट रहती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स है। तो किसी भी गैस के लिए E/m की वैल्यू सेम आएगी, वही आएगी, चेंज नहीं होगी। या कोई भी सब्सटेंस अपन ले रहे हैं, जैसे कोई, क्योंकि एक्चुअली E/m तो कैथोड से प्रोड्यूस होता है, मतलब कैथोड से जो निकलने वाली रेज है वो इलेक्ट्रॉन है एक्चुअली में, और उनका इलेक्ट्रॉन और मास का रेशियो देखते हैं हम, तो वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे आप कैथोड की फॉर्म में कोई भी सब्सटेंस ले लें। ठीक है, लेकिन E/m की वैल्यू अगर मैं प्रोटॉन के लिए फाइंड करता हूं तो वो सेम नहीं आती है, क्योंकि ये वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है? ये कैथोड और एनोड के बीच में जो गैस फिल की हुई है उस पर डिपेंड कर रही है। और हमें पता है कि सभी गैस का मास सेम नहीं होता है। ठीक है, सभी गैस का मास सेम नहीं होता है। चार्ज हो सकता है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज सेम है, बट उनका जो मास है वो डिफरेंट है। अब क्योंकि मास डिफरेंट है, m डिफरेंट है, तो नेचुरल है कि E/m का रेशियो भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे, आप ये देखो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से किसके लिए E/m की वैल्यू ग्रेटर आएगी? सोचो और बताओ। वैसे तो वीडियो चल रहा है, कैसे बताएंगे, लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि हम जब इन दोनों की वैल्यू को कंपेयर करते हैं, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से ज्यादा वेट किसका होता है? प्रोटॉन इज अ हैवी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज अ लाइटेस्ट पार्टिकल। ठीक है, तो अगर मान लो मैं इलेक्ट्रॉन के मास को डिवाइड कर रहा हूं चार्ज में, तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास में? बड़ी आएगी, क्योंकि m की वैल्यू छोटी है इलेक्ट्रॉन के लिए। लेकिन वही अगर मैं प्रोटॉन की बात करता हूं, तो प्रोटॉन का मास ज्यादा है, भाई चार्ज तो वही है जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, लेकिन मास तो इसका ज्यादा है, और मास ज्यादा है तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी? लेस आएगी।
ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, प्रोटॉन के लिए ये तो है प्रोटॉन के लिए और ये है इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ध्यान रखें इलेक्ट्रॉन के लिए E अपॉन एम की वैल्यू जो है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ E अपॉन एम फॉर प्रोटॉन। और ये जो मैंने बताया है आपको, ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। कंपटीशन एग्जाम में, नीट में, IIT में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इस चीज को अच्छी तरह से ध्यान रखें। तो ये टॉपिक क्लियर है। अब हम बात करेंगे किसकी, क्या बच गया बताओ। अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस में हमने इलेक्ट्रॉन देख लिया, हमने प्रोटॉन देख लिया, तो बचा क्या, न्यूट्रॉन, जो कि जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, न्यूट्रल पार्टिकल होता है। तो उसकी डिस्कवरी कैसे की गई, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक है। तो देखिए डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन का जो क्रेडिट दिया जाता है वो चैडविक को दिया जाता है। इसने एक्सपेरिमेंट किया था 1932 में, ठीक है, जिसमें इसने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। लेकिन इस चीज को समझने से पहले एक बात और समझे कि देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया, उसके बाद प्रोटॉन को डिस्कवर किया गया। ये भी एक सीक्वेंस में है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल थे तो उन्हें लगा कि पॉजिटिव पार्टिकल भी होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। अगर हमने इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल डिस्कवर कर लिया तो उतना ही चार्ज वाला पॉजिटिव पार्टिकल भी होगा जो प्रोटॉन की फॉर्म में डिस्कवर कर लिया गया। अब इसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम तक आगे एक्सपेरिमेंट नहीं किए गए, ऐसा लगा, मतलब इससे रिलेटेड आगे इनको ऐसा लगा कि हो सकता है और पार्टिकल नहीं होंगे, क्योंकि हमने एटम जो न्यूट्रल होता है उसके दोनों चार्ज हमने फाइंड कर लिए। लेकिन जब चैडविक एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो उस समय कुछ ऑब्जर्वेशन सामने आए। देखिए वो क्या था, उन्होंने देखा जब कुछ अल्फा पार्टिकल्स, ध्यान रखना अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं, हीलियम को कहते हैं हम, हीलियम डाई पॉजिटिव पार्टिकल्स आर कॉल्ड अल्फा पार्टिकल्स, और जिनका मास जो है 4 यूनिट होता है और +2 चार्ज है इन पर। इनको बॉम्बार्डिंग कराया गया किस पे, कुछ लाइट एटम्स के ऊपर, जैसे बेरिलियम के ऊपर इनकी बॉम्बार्डिंग कराई। और जब ये बॉम्बार्डिंग कराई तो यहां देखा गया कि कुछ दूसरे एटम्स बने जिनका मास इनके कंपैरिजन में ज्यादा था, लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल भी बने जिन पर कोई चार्ज नहीं था, ठीक है। उन बिना चार्ज वाले, उन न्यूट्रल एटम्स, सॉरी उन न्यूट्रल पार्टिकल्स जिन पर कोई चार्ज नहीं था, ठीक है, और जिनका मास प्रोटॉन के मास के अप्रॉक्स इक्वल था, उन्हें ही क्या क्या कहा गया, न्यूट्रॉन कहा गया। देखिए यहां समझते हैं इस चीज को। हीलियम की बॉम्बार्डिंग आपने बेरिलियम पे की, हीलियम पर जो मास है वो है 4 और बेरिलियम का है 9, 4 और 9 13 होते हैं, ठीक है। तो जो अब बनने वाला नया पार्टिकल है उसका मास 13 होना चाहिए, लेकिन हमारे पास कार्बन बना जिसका मास है 12, दैट मीन्स 1 यूनिट मास मिसिंग है यहाँ पर। अब वो मास कहां गया, ठीक है ना, ये सोचने वाली बात है, वो मास कहां गया। तो साथ में देखा गया कुछ ऐसे पार्टिकल भी प्रोड्यूस हुए जिन पर यूनिट मास था, ठीक है, यानी जो मास यहां पर कम हुआ वो मास उन पार्टिकल में चला गया जिनके ऊपर चार्ज नहीं था, और इन्हीं पार्टिकल को हमने क्या कहा, न्यूट्रॉन कहा। सिमिलरली आप देखिए हीलियम या अल्फा पार्टिकल, हीलियम डाई पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग हमने बोरोन पर कराई। हीलियम पर 4 यूनिट मास है और बोरोन पर 11 है, 4 और 11 15 होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो एटम बना वो है नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक मास 14 है। वापस अगेन 1 यूनिट मास इज मिसिंग, और वो किसमें कन्वर्ट हो गया, एक चार्जलेस पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं। तो इस तरह से न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया गया, ठीक है। अब एक चीज और समझने वाली है, न्यूट्रॉन का जो जब मास कैलकुलेट किया गया तो इसका मास जो था वो एक्यूरेटली इतना आया 1.67493 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है, -27 किलोग्राम, किलोग्राम यूनिट है यहाँ पर, किलोग्राम, ठीक है। अब अगर हम इसे कंपेयर करें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से, तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास 1.9 इंटू 10⁻31 था किलोग्राम में, जबकि प्रोटॉन का 1.6762 इंटू 10⁻⁻27, जबकि न्यूट्रॉन का ये है। तो आप देख रहे हैं कि न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। जो थर्ड यूनिट है, थर्ड डिजिट है आपके पास में, वो स्लाइटली चेंज हो रही है, 2 की जगह 4 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इनको अरेंज करूं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में, तो आप देख सकते हैं सबसे कम मास किसका होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का, उससे ज्यादा मास किसका होना चाहिए, प्रोटॉन का, उससे भी ज्यादा मास किसका होना चाहिए, न्यूट्रॉन का। लेकिन ध्यान रखें न्यूट्रॉन का मास कंसीडर किया जाता है कि लगभग प्रोटॉन के इक्वल ही होता है, ठीक है। ये तो बात हो गई मास की। एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में खास करके इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इस ऑर्डर को ध्यान रखें।
दूसरा, इनका डिस्कवरी का ऑर्डर भी ध्यान रखें आप। सबसे पहले किसे डिस्कवर किया गया? इलेक्ट्रॉन को, फिर डिस्कवर किया गया प्रोटॉन को, और फिर डिस्कवर किया गया न्यूट्रॉन को। न्यूट्रॉन को इन तीनों में सबसे लास्ट में डिस्कवर किया गया। इसके बाद भी ध्यान रखें, बहुत से सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर किए जा चुके हैं। जैसा मैंने इस वीडियो के बिगनिंग में आपको बताया था, ऑलमोस्ट 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार, ठीक है, जिनकी स्टडीज हमारे 12th के सिलेबस में नहीं है। जब आप हायर स्टडीज करेंगे तो वहां आप इनके बारे में पढ़ेंगे। पॉजिट्रॉन, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिनके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ में। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। यस, चलिए देखते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉडल्स ऑफ एटम। मॉडल्स ऑफ एटम के अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के बारे में। एक्चुअली इट वाज द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम गिवन बाय जे थॉमसन। ये जे थॉमसन द्वारा पहला मॉडल था जो दिया गया था एटम के बारे में। एक्चुअली इन दिस मॉडल जे थॉमसन कंपेयर एटम टू प्लम पुडिंग एंड वाटरमेलन। इस मॉडल में जे थॉमसन ने अपने इस एटम को प्लम पुडिंग से या वाटरमेलन से कंपेयर किया, जहां इसने बताया कि एंटायर एटम इज जस्ट लाइक अ पुडिंग। पूरा एटम जो होता है वो पुडिंग की तरह होता है। एक्चुअली द पॉजिटिव पार्ट ऑफ एटम इज स्प्रेड लाइक अ पुडिंग, और जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर एम्डेड लाइक प्लम्स इन द पुडिंग। जिस तरह से प्लम्स क्या होता है एक्चुअली में? ड्राई फ्रूट्स जो हम पुडिंग में डालते हैं। पुडिंग से आप क्या समझेंगे? देखिए, पुडिंग जैसे हलवा मान सकते हैं आप, जैसे कोई भी खिचड़ी टाइप में मान सकते हैं, उसे हम पुडिंग कह रहे हैं, ठीक है। और उसके अंदर जो आप ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, जो आप उसमें ड्राई फ्रूट डालते हैं, वो क्या होते हैं? वो बीच बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो उसने कहा था कि बिल्कुल उसी तरह से एटम जो है उसका पूरा जो पॉजिटिव पार्ट है वो पुडिंग की तरह है, ठीक है। और प्लम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो प्लम्स जो है वो क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पूरे एटम के अंदर। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एम्बेडेड है पूरे एटम के अंदर, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और जो बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम है इट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। अब टोटल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो इक्वल होता है, और इक्वल होने की वजह से पूरा एटम जो है वो न्यूट्रल बना हुआ रहता है। बाद में पता चला कि इस मॉडल में बहुत सी जो बातें उसने बताई थी वो गलत थी, बट आज भी हम इस मॉडल की स्टडी करते हैं। उसका रीजन आप बता सकते हैं क्या हो सकता है? कि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है पूरे एटम में, फिर भी हम इसकी स्टडी कर रहे हैं। ये रॉन्ग मॉडल बता रहे हैं हम। इसमें कुछ बातें सही थी जो आज भी फॉलो करते हैं हम, और वो बात क्या सही थी? कि ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट who proved that atom has positive and negative charge equally। उसके अंदर इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, और इसी वजह से पूरा एटम क्या बना रहता है? न्यूट्रल बना रहता है। तो इसका मतलब यह कि इसने एटम की न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन किया था, और क्योंकि इसने एटम की न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन किया, इसलिए आज भी हम इसको स्टडी करते हैं। इसकी हम जब एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं तो हम इससे स्टार्टिंग करते हैं। इसके अलावा दूसरी बात, हम इसे वाटरमेलन से भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं वाटरमेलन का जो रेड पार्ट है इट इज लाइक अ पॉजिटिव चार्ज, और उसमें जो सीड्स होते हैं, वाटरमेलन में जो सीड्स होते हैं दे आर लाइक इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन की तरह। तो इलेक्ट्रॉन इसके अकॉर्डिंग इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और पॉजिटिव चार्ज पूरे उसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन आज हम जानते हैं ऐसा नहीं होता है, कि जो पॉजिटिव चार्ज है इट इज सेंटर्ड इन द सेंटर, ठीक है। इट इज कन्फाइंड इन द सेंटर, वो पूरे सेंटर के अंदर कन्फाइंड रहता है, पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। लेकिन इसके बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट मॉडल के अंदर। तो ये बात हो गई हमारी थॉमसन, जे थॉमसन का मॉडल, जो कि उसने 1904 में दिया था। अब उसके लगभग 7 साल बाद इन 1911 एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, और रदरफोर्ड की खास बात यह थी कि रदरफोर्ड जो था वो किसी भी चीज को जब तक उसने खुद ने प्रूव नहीं कर दिया, साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर दिया, तब तक उसको उसने नहीं माना। तो यहाँ रदरफोर्ड ने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया, और ये अपना मॉडल जो था वो एक्सपेरिमेंट के बेस पर दिया। आप देखो, जे थॉमसन ने तो एक हाइपोथेटिकल मॉडल दिया था, इसके पीछे कोई एक्सपेरिमेंटल बेस नहीं था। लेकिन रदरफोर्ड ने जो अपना मॉडल दिया था वो बाकायदा पूरा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, उसकी ऑब्जर्वेशन देखी, और उसके बाद उसने कंक्लूजन दिया
ठीक है, जिसे मॉडल के पोस्टुलेट्स के रूप में बताया गया। ठीक है, तो हम देखते हैं मॉडल क्या था। देखिए, इस मॉडल को देने से पहले रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने एक गोल्ड फॉइल लिया। गोल्ड फॉइल जो थी वो लगभग नैनोमीटर्स के अंदर उसकी थिकनेस थी, यानी बहुत ही पतली, बहुत ही थिन एक उसने गोल्ड फॉइल ली। ठीक है, और उस गोल्ड फॉइल को उसने टारगेट किया यहाँ पर अल्फा पार्टिकल जो थे उनके ऊपर। अब यहाँ एक चीज समझे, अल्फा पार्टिकल जनरेट करने के लिए उसने यहाँ एक लेड का बॉक्स लिया है और इस लेड के बॉक्स में एक रेडियम या कोई भी रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंसेस को रखा। और हमें पता है रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होता है वो रेगुलरली इमिशन करता है। ठीक है, उसमें से रेगुलरली अल्फा बीटा गामा रेज निकलती है, जो कि अल्फा रेज जो होती हैं वो ध्यान रखना डाई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स वाली रे होती है। जैसे यहाँ पर हम अल्फा रेज की बात कर रहे हैं, अल्फा रेज जनरेट हो रही है, तो अल्फा रेज और कुछ नहीं है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अल्फा रेज क्या होती है? ठीक है, हीलियम 2 पॉजिटिव चार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं वो है। और यहाँ पर हमें पता है इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 2 है और एटॉमिक मास कितना है? 4 है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं, जो अल्फा रेज से बनते हैं। तो दूसरी बात मैं कह रहा था कि अल्फा के अलावा बीटा और गामा भी रिलीज होती है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनने वाली बात है ये। ठीक है ना, कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसमें से एक तो अल्फा पार्टिकल निकलता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, एक बीटा पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, बीटा रेज प्रोड्यूस होती है जो एक्चुअली में नेगेटिव चार्ज को कैरी करती है, जो नेगेटिव चार्ज को कैरी करती है और जो जिसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है हम उसे इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं। और एक आती है गामा रेज। ध्यान रखना, गामा रेज भी प्रोड्यूस होती है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है और बहुत फास्ट ट्रेवल करती है। लेकिन हमें अभी क्या चाहिए? हम अल्फा पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि बाकी रेज को तो यहाँ नहीं लिया गया, शो किया गया है, या केवल अल्फा रेज को शो किया गया है कंटेनिंग अल्फा पार्टिकल। और जब यहां से इसकी बॉम्बार्डिंग कराई गई इसके ऊपर गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो हमें पता है कि बॉम्बार्डिंग कराने के लिए हमको एक क्या चाहिए? एक पूरी रे चाहिए, स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती है, जिसको हम कह सकते हैं बीम ऑफ अल्फा रेज चाहिए हमें। तो बीम को जनरेट करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे? हमने बीम को जनरेट करने के लिए यहाँ पर एक स्लिट लगाया है। ध्यान रखना, स्लिट क्या है? एक्चुअली स्लिट कुछ नहीं होता, एक इस तरह का जैसे सर्कुलर आप कोई वो ले रहे हैं ऑब्जेक्ट जिसके बीच में होल बना रखा है, और इसको अगर मैं इसके रास्ते में लगा देता हूं तो इस होल में से पास थ्रू होकर के रेज जनरेट निकलेंगी और वो रेज जो है वो आगे पास होगी। ठीक है, बीम प्रोड्यूस करने के लिए हमने इसको लिया है। अब जैसे ही हम इसको अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्डिंग कराते हैं गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो यहाँ कुछ ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है। और उसने क्या ऑब्जर्व किया? देखिए कि 99.9% अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू डिफ्लेक्शन, विदाउट डिफ्लेक्शन। 99.9% जो अल्फा रेज थी वो बिना डिफ्लेक्शन के सीधी आर पार हो गई। ठीक है, गोल्ड फॉइल में से। फिर फ्यू पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स जो थे उनमें उसको डिफ्लेक्ट देखने को मिला, डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई, जैसा कि यहाँ दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही है और ये रेज सीधी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, लेकिन वेरी फ्यू, 1 in 2000 आउट ऑफ 2000, यानी सॉरी 20,000 में से लगभग एक अल्फा पार्टिकल जो था उसका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट था। वो उस गोल्ड फॉइल से वापस उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा था। ठीक है, बाउंस बैक हो रहा था। ठीक है, और इन तीनों ऑब्जर्वेशन से उसने कुछ कंक्लूजन निकाले। अब कंक्लूजन क्या निकाला उसने कंक्लूजन ये निकाला कि जैसे 99.9% अल्फा पार्टिकल जो पास थ्रू हो गए, सीधे आर पार हो गए, तो उसने कहा कि ऐसा जरूर इसलिए हुआ होगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। एटम का जो ज्यादातर भाग है वो खाली है, और खाली है तो इसलिए अल्फा पार्टिकल उसके आर पार हो सकते हैं। इसको बेटर समझने के लिए हम यहाँ एक डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने गोल्ड फॉइल को यहाँ शो किया है, आप देख सकते हैं गोल्ड फॉइल है, ये इसकी थिकनेस है। ठीक है, और यहाँ से आप अल्फा पार्टिकल को पास कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मोस्टली जो रेज है वो सीधी आ जा रही है, या फिर यहाँ में एक पर्टिकुलर मैंने एटम को ले लिया है, उस एटम के अंदर हम देख रहे हैं कि मोस्टली रेज को मैंने सीधा पास किया है। तो इसका मतलब उसका 99.9% पार्ट जो है वो खाली है, वहां कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है। फिर दूसरा इसने कहा था कि फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स। ये समझना ध्यान से, कुछ अल्फा पार्टिकल किसी पर्टिकुलर स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। अब डिफ्लेक्ट होने का रीजन क्या था? डिफ्लेक्ट होने का रीजन ये था कि हमें पता है अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, मेरी बात को गौर करना, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है।
अब बताओ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को कौन सा चार्ज रिपेल करेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? ऑब्वियसली पॉजिटिव करेगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज के कांटेक्ट में आ रहे हैं, इसी वजह से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि अगर वो नेगेटिव होता चार्ज तो वो उसके साथ में अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट नहीं हो रहे, वो अपनी डायरेक्शन चेंज करके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जैसा हम यहाँ देख सकते हैं इस डायग्राम में कि इसने देखा जैसे कुछ पार्टिकल, जैसे यहाँ अपन देख रहे हैं, यहाँ से मैं इस रेस को लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ जरूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज है बीच में जो कि इसको डिफ्लेक्ट कर रहा है और ये रेस इस डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि ये रेस भी तो पॉजिटिव है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल है और सेंटर के अंदर भी कोई पॉजिटिव चार्ज है जो इसको डिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, वेरी फ्यू, 1 आउट ऑफ 20,000 में से कुछ पार्टिकल, एक पार्टिकल मान लो 20,000 में से जो था डिफ्लेक्ट बैक, वो वापस उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ देखें आप, इधर आया और इधर से वापस उसी डायरेक्शन में चला गया। तो ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि सेंटर में, ध्यान रखना, सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज है और वो पर्टिकुलर मास को भी रख रहा है ना, उसके अंदर मेटीरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है। और यही रीजन है कि जब पार्टिकल उससे टकराएंगे तो वापस आ जाएंगे। भाई टकरा करके वापस कब आएंगे? जब जिससे टकरा रहा है उसके अंदर कुछ ना कुछ मास है। तो अब इससे इसने क्या कंक्लूजन निकाला होगा? इसने इससे कंक्लूजन निकाला कि सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज मास कंसंट्रेटेड है। ठीक है ना, एटम का जो चार्ज है पूरा इसमें कंसंट्रेटेड है। और फिर उसने अपने पोस्टुलेट्स दिए और अपने पोस्टुलेट्स में इसने कुछ बातें बताई। उसने कहा कि एटम का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो एम्प्टी रहता है। ठीक है, एटम का पूरा जो मास है, ठीक है, एटम का जो पूरा मास है वो सेंटर में कंसंट्रेटेड रहता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन उस पॉजिटिवली चार्ज मास के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं सर्कुलर पाथ में। और वो जो पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट है जहां, वो किसकी वजह से है? वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से। क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो डिस्कवर किया जा चुका है इस एक्सपेरिमेंट तक। ठीक है, तो हमें ये पता है कि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की वजह से है। तो क्योंकि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एटम। उसके अलावा इसका मास जो होता है उस प्रोटॉन के मास से लगभग डबल मिलता है। तो इसका मतलब कोई दूसरा पार्टिकल जो है वो भी वहां पर ही है, न्यूक्लियस में ही है। ठीक है, तो वहां पर ये माना गया कि सेंटर में प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, इसका मतलब पूरा चार्ज जो सेंटर का है वो किसकी वजह से होता है? वो प्रोटॉन की वजह से होता है। ठीक है ना, वो किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन की वजह से होता है। तो इस तरह से ध्यान रखना कि यहाँ पर न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई कि न्यूक्लियस किसे कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो अपन ने बताया, सेंटर में पूरा मास कंसंट्रेटेड है, पॉजिटिव चार्ज है, इसको रदरफोर्ड ने क्या कहा? न्यूक्लियस कहा। और यही रीजन है, ध्यान रखना, कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो किसको दिया जाता है? वो रदरफोर्ड को दिया जाता है। ठीक है ना, इसलिए हम यहाँ पर रदरफोर्ड जो है, यहाँ पर देखो हमने जब मॉडल लिखा है तो हमने कहा न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो है, ऐसे न्यूक्लियर मॉडल भी कहते हैं, और न्यूक्लियर की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो ध्यान रखना है किसको जाएगा? रदरफोर्ड को जाएगा। ठीक है, कुछ बातें और अपन यहाँ जिक्र करेंगे। देखिए यहाँ पर जो न्यूक्लियस अपन कह रहे हैं, जहां पर पूरा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, वो एटम के सेंटर में होता है। लेकिन उसका अगर हम कंपेयर करें उसको पूरे एटम के रेडियस से या एटम के डायमीटर से, तो हम ये देख सकते हैं कि उसका जो मास है, या कहीं सॉरी, उसका जो रेडियस है वो नेग्लिजिबल होता है। यानी आप यूं कंपेयर कर सकते हैं कि अगर हम ये माने न्यूक्लियस जो है वो एक क्रिकेट की बॉल के जितने साइज का है, तो पूरा एटम का साइज जो है वो फुटबॉल के ग्राउंड जितना माना जाएगा। और उस क्रिकेट की बॉल को अगर आपने सेंटर में रखा है, तो आप उस फुटबॉल की बाउंड्री अगर देखते हैं तो उस फुटबॉल की बाउंड्री वॉल जो है, ठीक है, वहां से और क्रिकेट की बॉल के बीच का जो पार्ट है वो पूरा एम्प्टी रहता है, खाली रहता है। ठीक है, इसको हम इस तरह देख सकते हैं कि डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस को अगर देखा जाए कि 10⁻⁻15 मीटर है, और डायमीटर ऑफ एटम जो है 10⁻⁻10 मीटर है। तो अगर मैं इनका रेशो निकालता हूं तो हमारे पास में कितना आता है? 10⁻⁵ और 10⁻⁵ का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपके पास 1/1 और 1 लाख आ गया। ठीक है, तो 1/1 लाख का मतलब क्या हुआ? यहां इसका मतलब है कि अगर हम एटम के डायमीटर को न्यूक्लियस के डायमीटर से कंपेयर करें तो आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के डायमीटर के कंपैरिजन में एटम का डायमीटर जो है वो
कितना 1,00,000 टाइम ग्रेटर होता है, 1,00,000 गुना ज्यादा होता है। तो कितना डिफरेंस होता है दोनों के डायमीटर में और दोनों के साइज में, यानी न्यूक्लियस का साइज और एटम का साइज। अभी मैंने बताया ना कि फुटबॉल का ग्राउंड को अगर आप एटम मानते हैं तो क्रिकेट की बॉल जो है वो उसका न्यूक्लियस के साइज जितना होगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा रदरफोर्ड मॉडल। इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे जब हम बात करेंगे बोर्स मॉडल के बारे में, क्योंकि जब हम बोर्स मॉडल की स्टडी करेंगे तो हम पहले ये देखेंगे कि रदरफोर्ड के मॉडल में क्या क्या ड्रॉबैक्स थे जिसको दूर करने के लिए बोर ने अपना मॉडल दिया। ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज भी हम उसमें स्टडी करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।